गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स यानी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं हम। और इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यानी थ्योरेटिकली स्टार्ट करने से पहले जो आपको चैप्टर में कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए गए हैं उन्हें ब्रीफली एक्सप्लेनेशन होगा। और इसका रीज़न है बेटा कि अगर आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं पता होगा, मतलब जो चीज़ें आपको छोड़ दी गई हैं उसके बारे में थोड़ा हिंट नहीं होगा, तो आप आगे की चीज़ें नहीं समझ पाओगे। इसलिए हम पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले मैं चैप्टर के बारे में बता दूं। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चैप्टर के बारे में यानी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, और पार्ट्स ऑफ एटम के पार्ट्स के बारे में पढ़ोगे, और डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स पढ़ोगे इस चैप्टर में। और इससे अलग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे वो इस चैप्टर में आप पढ़ते हो। ओके, ये तीन चीज़ें मेन हैं जो आपको इसमें पढ़नी है। इससे अलग कुछ इनकी सब हेडिंग्स हैं, जैसे कि आपको एक एक्स्ट्रा में आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़नी होगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो हिंट की फॉर्म में हैं जो या फिर ब्रीफली हैं, वो आपको पढ़नी है। बाकी ये तीन चीज़ें आपको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम्स की, एटम के बारे में। बेटा, एटम के बारे में डाल्टन ने कहा था कि इट इज अनडिवाइडेबल। इट इज अनडिवाइडेबल, ये डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कि थॉमसन, इसने एटम को डिवाइड किया और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। जैसे कि आपका रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। ओके, जैसे कि आपका जेम्स चैडविक, इन्होंने आपके न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये आपके ये तीन जो हैं, दीज आर थ्रीज, इन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ते हैं और ये मानते हैं कि इससे छोटा नहीं होता। लेकिन आज की डिस्कवरी में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स और ज़्यादा पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉनो हो गया, आपका आपका इलेक्ट्रिनो हो गया, न्यूट्रिनो हो गया। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स और भी डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हम इन तीन को फंडामेंटल पार्टिकल्स बन के पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में ये है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इनके डिस्कवरी तो हमने पढ़ ली। जनरली आपको इसके बारे में कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे कि इसका सिंबल। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई नेगेटिव है, या ई नेगेटिव हम पढ़ते हैं। प्रोटॉन का सिंबल हम पी पढ़ लेते हैं, या फिर हम कभी कभी 1H1 भी पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन का जो सिंबल होगा बेटा वो होगा N, 0N1, और इलेक्ट्रॉन को -1E0 भी हो सकता है। ठीक है ना, सिंबल के फॉर्म में अगर मैं बात करता हूं तो वो इस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट होता है, प्रोटॉन पर +1 यूनिट होता है, और न्यूट्रॉन पर 0 होता है। लेकिन चार्ज इन कूलाम के बारे में बात करते हैं। चार्ज इन कूलाम, कूलाम में चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करते हैं मास की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मास की, किसकी बेटा? मास की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर मास की। तो इलेक्ट्रॉन का मास 0 माना जाता है। 1 यूनिट मास जो है आपका AMU मास, 1 AMU, जो AMU हमने पढ़ा था, 1 AMU मास जो होता है वो उसमें प्रोटॉन में माना जाता है, और एक 1 AMU मास जो होता है वो न्यूट्रॉन में होता है। इज दैट क्लियर? लेकिन मास इन ग्राम अगर हम बात करें,
मास इन ग्राम। ग्राम में मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 28 ग्राम होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की तो इसका मास जो होता है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम, और 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम मास होता है आपका न्यूट्रॉन में। तो इनका मास एएमयू में, ग्राम में, इन पर चार्ज कूलाम में और यूनिट में आपको याद रहना चाहिए। तो बेटा जब डिस्कवरी हो गई तो इनकी एटम के अंदर इनकी पोजीशन के बारे में बात आई। तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो दिया था थॉमसन ने। फर्स्ट जो दिया था बेटा, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो दिया गया है वो जे थॉमसन ने दिया था। और जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसे हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल में उसने कहा था कि एटम जो है स्फेरिकल शेप का होता है और इसमें चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो शेप है ये पूरी स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज की है, इसमें सारी जगह पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से धसे हुए होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन में बीज धसे होते हैं वैसे धसे होते हैं, बिखरे होते हैं। इसने चार्ज को बैलेंस कर दिया लेकिन इसने मास को बैलेंस नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस तरीके से होती है और स्टेबल पोजीशन में होती है, तो फिर इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्ट कैसे करते हैं ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये तो मॉडल फेल हो गया। सेकंड मॉडल जो दिया था बेटा वो दिया था रदरफोर्ड ने, यानी सेकंड मॉडल जो दिया गया है वो दिया था रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ओके, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर, यानी इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड अ न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी की थी बेटा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड अ न्यूक्लियस, और इसने भी कहा था कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा यानी प्रोटॉन जो होंगे वो इक्वल होगा नेगेटिव चार्ज के, यानी इलेक्ट्रॉन्स के। किसके? यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होंगे। और इसने ये भी कहा कि प्रोटॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस में होंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये मूव करते हैं, मूव अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं, और इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसे उसने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ने ये चीज का इसका नाम दिया था। अब क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या कह लीजिए जीमान इफेक्ट, ये इफेक्ट जो है आपके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये इफेक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे। पहले आपके इसकी डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज वाला, और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। तो मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी पार्टिकल की किसी भी चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल को राउंडली घूम रहा है, उसके चक्कर लगा रहा है, तो और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन किसकी थ्योरी है? मैक्सवेल की थ्योरी है ये। वो अपने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉस करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो इसमें गिर जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि चार्ज पार्टिकल अगर इसके अराउंड जाएगा
किसी भी चीज के अराउंड जाएगा और उसमें के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स हुआ तो ये जो चीज है इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल, या आप कोई भी देख लीजिए, आप फैन चला लीजिए, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक चीज चला लीजिए, कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी लॉस करता है। यस, तो एनर्जी लॉस करेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो वो डिस्टेंस धीरे धीरे घट जाएगी, और डिस्टेंस इतनी घट जाएगी एक दिन वो न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब आपका रदरफोर्ड मॉडल क्या था, गलत था। इससे अलग ये ज़ीमान इफेक्ट को इस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। समझ में आ रही बात आपको? तो ये चीजें आपको पढ़नी थी। इससे अलग अगर हम बात करते हैं भाई, अब कुछ बात कर लेते हैं, हमने मॉडल्स की बात कर ली, तो इसमें ये चीजें आ गई ज़ीमान इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक मिनट, तो इसने कहा कि भाई ज़ीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब ज़ीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो ज़ीमान इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? तो ज़ीमान इफेक्ट बेटा, जब आप किसी भी सब्सटेंस को या चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, किसमें रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो वो स्प्लिट अप हो जाता है। यानी ज़ीमान इफेक्ट क्या है, मैं ज़ीमान इफेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। ज़ीमान इफेक्ट, when a substance pass through a electromagnetic field, it split up in and show spectrum। ये स्प्लिट हो जाता है और स्पेक्ट्रम शो करता है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपका कोई सब्सटेंस है ये, और इसे हमने पास कराया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होता है। तो जब ये सब्सटेंस इस तरह पास होगा तो ये सब्सटेंस ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा कि स्पेक्ट्रम, अलग अलग स्पेक्ट्रम में ये शो करेगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता है रेडिएशन का। स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ रेज कह लीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कोई पार्टिकल है वो स्प्लिट अप हो रहा है, और ये स्प्लिट अप क्यों हो रहा है ये चीज ज़ीमान नहीं लगा। तो क्या होता है कि एटम को जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्प्लिट क्यों होता है, ये चीज हम आपका रदरफोर्ड मॉडल नहीं बताता। ऐसे ही एक स्टार्क इफेक्ट होता है, स्टार्क इफेक्ट भी बेटा सेम है। वहां पर बस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड करना होता है। कैसा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ज़ीमान इफेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, लेकिन स्टार्क इफेक्ट में क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस या एटम कह लीजिए पास थ्रू ए इलेक्ट्रिक फील्ड इट स्प्लिट अप, ये स्प्लिट हो जाता है। क्यों होता है ये चीज? अब एटम को भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो स्प्लिट अप हो जाएगा। अब एटम इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पर, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो एटम को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो वो स्प्लिट हो जाता है और स्पेक्ट्रम शो करता है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम शो करता है। ये चीज जो है रदरफोर्ड मॉडल नहीं बताता, तो वो आपका फेलियर और उसकी डिमेरिट हो गई। समझ में आई बात? तो स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है बेटा, तो वो भी आपके सिलेबस से वैसे निकाल दी गई हैं। तो जो आपका एटम है, एटम को समझने के लिए, बोर मॉडल को समझने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, एटम को एक मूविंग पार्टिकल माना गया है। और मूविंग पार्टिकल जो होते हैं, अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है वो दो तरह के नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है और पार्टिकल। यानी हम एटम को कभी भी ना तो एक सिंगल पार्टिकल की फॉर्म में रख के एक्सप्लेन कर सकते हैं और ना ही कभी वेव के नेचर में। यानी हमें उसकी दोनों नेचर को एक साथ रखकर उसे एक्सप्लेन करते हैं, तभी आपका एटम की कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो एटम की वेव नेचर के लिए हम वेव थ्योरी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, जब मैंने आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी बताई थी अभी मैक्सवेल की, तो वही वेव थ्योरी है आपकी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये थ्योरी है आपकी, जो आपकी ये जो चीज है, ये एटम की पार्टिकल नेचर, वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल भी कहते हैं इसे हम। इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ओके, अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जो लाइट है, लाइट ट्रांसमिट, लाइट क्या ट्रांसमिट करती है? ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी लाइट जब ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो किस फॉर्म में होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती हैं। यस। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों तरह की डायरेक्शन वेव्स होती हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। यानी these waves associated electric and magnetic waves। ओके, और ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी अगर एक इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी इस डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ रही बात? यानी एक इस डायरेक्शन में, दूसरी इस तरीके से, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। क्लियर है आपको? थर्ड वन की बात करते हैं, तो ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्या लिख सकते हैं? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थर्ड पोस्टुलेट क्या है? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल with the same velocity which is equal to the velocity of light। यानी जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एक तरह की सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं, और जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होगी हमेशा। इज दैट क्लियर? चलिए भाई, और नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है बेटा वो है आपका
these do not require any medium to प्रोपेगेशन यानी प्रोपेगेशन के लिए इन्हें किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती। इज दैट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो हमने पढ़ी है ये किस लिए पढ़ी है बेटा? ये इसलिए पढ़ी है कि जो आपका पार्टिकल है, जो एटम है, वो दो तरह की नेचर शो करता है। और ये जो नेचर है डी ब्रोगली इक्वेशन से हम पढ़ते हैं। तो पहले हमें वेवलेंथ के बारे में, वेव के बारे में पढ़ना होगा। तो बेटा क्या है कि जब आप वेव के बारे में पढ़ते हो तो वेव की जो चीज है अगर हम बात करते हो तो वेव का एक ओरिजिन होता है, उस ओरिजिन के दोनों तरफ वेव इस तरह मूव करती है। यस। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है यानी ओरिजिन से जो वेव की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और जो पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव जो है इसका जो इस चीज को जो बोलता है इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेस्ट। और जो वेव जो मूव करके जीरो पर आ रही है फिर उसके बाद नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव जो मैक्सिमम होगा उसे हम बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रफ। क्लियर है? नेगेटिव एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रफ। यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ को हम एक वेव बोलते हैं। यानी ये जो आपकी एक वेव है, वन वेव। क्लियर है? यानी एक साइकिल पूरा हुआ तो उसे हम एक वेव बोलते हैं। तो ये चीज आपको क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तो फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे वेवलेंथ। क्या पढ़ेंगे? वेवलेंथ। कि वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ को हम बेटा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ या टू क्रस्ट। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी ये हो गया। तो टू ट्रेस, तो एक क्रेस्ट ये रहा और दूसरा क्रेस्ट ये रहा। ओके। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी इसे हम बोलते हैं लैम्डा। एक क्रेस्ट ये रहा, एक आगे होगा तो उसे हम बोलते हैं, या फिर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को भी आप वेवलेंथ बोल सकते हो, लैम्डा बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? एक टर्म आपका वेवलेंथ हो गई, दूसरी टर्म आपको बताते हैं वो होती है फ्रीक्वेंसी। कौन सी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू, ये वी नहीं होता, न्यू होता है, इस तरीके से बना। ओके, न्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स passing through a point, passing through a point in a second, in 1 second. ओके। फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए आप कुछ टर्म्स या फिर कह लीजिए चीजें लगाते हो, जैसे कि हर्ट्ज हो गया और पर सेकंड हो गया। इसकी जो यूनिट है वो सेकंड इनवर्स है। ठीक है ना? हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू, पासिंग THROUGH, पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। ओके। थर्ड, अगर आप इसमें बात करते हो तो इसमें 4 डेफिनेशन होती हैं। थर्ड डेफिनेशन की टर्म्स की बात कर रहे हैं हम, वो होती है वेलोसिटी। क्या बेटा? थर्ड क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप C या V से रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या होते हैं? इट इज द डिस्टेंस
travel by a wave in 1 second. Okay, it is the velocity. क्लियर है? और आपको एक चीज याद रखनी है, अगर हम वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन निकालें तो c ऑलवेज बी इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा. ओके, क्या कह लीजिए, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑलवेज बी इक्वल टू c अपॉन लैम्डा. ये रिलेशन आपको याद रखना है. फोर्थ वन है बेटा वेव नंबर. क्या है? वेव नंबर. वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बार से. इट इज द नंबर ऑफ वेव्स. अगर हम बात करते हैं दिस, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स number of waves accommodated क्या कह लीजिए, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर. इसे हम लिखते ही नहीं, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में जितने वेव्स होते हैं उसे हम वेव नंबर बोलते हैं. क्लियर है? मैथमेटिकली वेव नंबर ऑलवेज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा. तो न्यू और न्यू बार का रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा. यस, यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू c अपॉन न्यू. यस, तो अगर हम इसकी वैल्यू लिखें न्यू बार विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू होगी c अपॉन न्यू, या फिर कह लीजिए न्यू बार इक्वल्स टू न्यू अपॉन c. या कह लीजिए फ्रीक्वेंसी जो होगी हमेशा इक्वल होगी वेव नंबर और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन की. इज दैट क्लियर? एम्पलीट्यूड आपको पता ही है, एम्पलीट्यूड क्या होता है. तो ये आपका स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी. हम स्पेक्ट्रम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तब तक थैंक यू.